आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस सेशन में हम प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के 150 मार्क्स में से 35 मार्क्स के सामान्य अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं। हम सामान्य अध्ययन में जिस सेक्शन से शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा यूनिट नंबर 6, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ हमारे टॉपिक्स मेंशन है, तो उसकी चर्चा करेंगे। जो हमारा यूनिट नंबर 6 है उसका जो पहला टॉपिक है वो है हमारा संविधान की विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहीं से ही हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले जैसे हम संविधान से संबंधित बातचीत करने वाले, तो सबसे पहले हमें एक संविधान का एक छोटा सा परिचय जान लेना चाहिए कि संविधान किसे कहा जाता है। जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो किसी देश के शासन का आधार होता है। यानी कि संविधान को अगर हम समझे तो हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने वाली पुस्तक है कौन? संविधान। जो जिसका निर्माण संविधान सभा के लोगों के द्वारा किया गया था, और इस संविधान के माध्यम से ही देश की क्या चलती है? शासन व्यवस्था चलती है। अब जो हमारा जो टॉपिक मेंशन है वो है संविधान की विशेषताएं। क्या क्या संविधान की विशेषताएं हो सकती है, किस प्रकार का हमारा संविधान है, संविधान के द्वारा नागरिकों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, संविधान का नेचर कैसा है। तो कुछ हमारी विशेषताएं हैं जो हमने यहाँ पर भी नोट कर रखी है, कुछ इस तरीके से 10-11 तरीके की। तो इन्हीं पर ही हम वन बाय वन करके चर्चा करते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन हम पहले देख लेते हैं और फिर उसके अंदर की जो डिटेलिंग है उसको भी समझेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं विस्तृत संविधान, यानी कि भारत का जो संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा, और विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा। तो जब भी विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान की बात आएगी तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारत का संविधान है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। वहीं अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान मौखिक संविधान है, लिखित नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर बार बार लिखित को मेंशन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हम अभी इसकी डिटेल में भी देख लेंगे कि ऐसा क्यों है, वो कौन कौन सी बातें हैं जो इस बात को प्रूव करती हैं कि भारत का संविधान वाकई में ही बहुत बड़ा है, विस्तृत है। अगर सेकंड पॉइंट की चर्चा करें तो विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान, ऐसा संविधान जिसमें जो बातें लिखी गई है वो कई अलग अलग देशों से ग्रहण की गई है। तो वो कौन कौन से देश हैं, उन देशों से हमने भारत के संविधान में क्या क्या ग्रहण किया है। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा जाता है जैसे नीति के निर्देशक तत्व जो हैं वो किस देश से लिए गए हैं, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ग्रहण की है, या हम कहें कि भारतीय संविधान की अधिकांश चीजें कहाँ से हमारी ड्राइव्ड है, कहाँ से ली गई हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकांश चीजें ली गई हैं। बाकी जो हमारे संविधान विशेषज्ञ थे, जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कई ऐसे देशों का, ऐसे लोकतांत्रिक देशों के संविधान का अध्ययन किया। उसके बाद उनको जिन जिन देशों की जो जो बातें अच्छी लगी, उसमें जो मॉडिफिकेशन हो सकते थे, उन मॉडिफिकेशंस के साथ उन्होंने उन बातों को हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो प्रश्न यहाँ से जो पूछा जाता है वो देश और देशों से लिए गए हमारे संविधान में लिए गए विभिन्न स्रोत कौन कौन से, इसको भी हम देखेंगे अभी। भारतीय संविधान नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है। यानी कि यहाँ पर जो टर्म्स आए हैं नम्यता, यहाँ पर जो टर्म्स आए हैं हमारे नम्यता एवं अनम्यता, तो ये दोनों टर्म्स को ध्यान में रखना है। नम्यता का अर्थ होता है लचीला और अनम्यता का अर्थ होता है हमारा कठोर। तो हो सकता है एग्जामिनर ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और चार स्टेटमेंट आपको लिख के दे दिए जा सकते हैं, और उन स्टेटमेंट्स को कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना हो। तो ऐसे में एक स्टेटमेंट जैसे विश्व का सबसे लंबा संविधान, भारतीय संविधान नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, इस तरीके से 4 स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर टर्म्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके लिए बहुत सरल भाषा में जो शब्द आता है वो ये आता है कि भारतीय संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है। यानी कि भारतीय संविधान नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है, समन्वय है।
तो ये जो यहाँ पर जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर ये नम्यता और अनियमितता का पता हमें कैसे चलेगा कि कैसे हमारा भारत का जो संविधान है वो लचीला भी है, वो कठोर भी है। तो यहाँ हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझेंगे कि जब हमारे संविधान विशेषज्ञों ने जब वो संविधान लिखा तो वो उनका जो दृष्टिकोण था वो इतना बड़ा था कि वो इस बात को बहुत अच्छे से महसूस कर रहे थे कि आगे चलकर जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चेंजेस की डिमांड्स आएगी, क्योंकि परिवर्तन होगा और जहां जहां पर परिवर्तन होता है वहां वहां पर हमारे बहुत बड़े बड़े बदलाव भी करने की जरूरत होती है। तो ऐसे में क्योंकि संविधान बिल्कुल वैसे ही नहीं हो सकता था, अगर बिल्कुल उन्हीं बातों को, अगर जो संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ, 1950 में जिस संविधान को हमने लागू किया, अगर ठीक उसी तरीके से उसी बातों में ही अगर आज जो बातें उस समय लिख दी गई होती और आज भी हम उसमें बिना संशोधन के उन्हीं के अनुसार चल रहे होते तो वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो जाती, और जब चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है उसको भी रोक देती है। तो संविधान जो विशेषज्ञ थे उनका दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं तो उनका दृष्टिकोण इस पॉइंट से झलकता है कि उन्होंने संविधान में ऐसी प्रक्रिया रखी जिससे हम समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार इस संविधान में संशोधन कर सके, जिसके लिए अनुच्छेद 368 की बात कही गई है। तो हमारा जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहीं कहीं पर तो बहुत लचीली भी है, आसानी से संविधान संशोधन हो सकते हैं, और कुछ जगह पर हमारे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत कठिन भी है। उसके लिए बहुत सारे जो हमें समर्थन चाहिए होता है, पक्ष में जो बहुमत चाहिए होता है, उसका जो प्रोसीजर है वो क्या है, थोड़ा सा कठोर है। तो दोनों का ही समन्वय कहा जाता है, इसको आप ऐसे समझेंगे। और अगर हम स्टेटमेंट नंबर 4 की बात करें, स्टेटमेंट नंबर 4 कहता है कि भारत का जो संविधान है वो एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था लिए हुए है। यानी कि जब हम भारत जैसे देश की बात करते हैं तो भारत राज्यों का संघ है। हमने कहा कि भारत 28 राज्यों का संघ है, यानी कि भारत जो देश है हमारा, वो देश 28 राज्यों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर सरकार के जो स्तर हैं, या फिर हम कहें शक्तियों का जो बंटवारा है, तो हमारा एक बहुत शक्तिशाली केंद्र है और केंद्र के साथ राज्यों में राज्य की सरकारें हैं। लेकिन जो हमारा संविधान है वो कहीं ना कहीं एकात्मक की तरफ उसका झुकाव है। यानी कि एकात्मक की तरफ झुकाव होने का कहने का मतलब है देश के अंदर राज्य तो होंगे लेकिन जो सर्वशक्तिशाली होगा वो कौन होगा, केंद्र होगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो ये दिखाती हैं कि हमारा जो संविधान है वो कैसा है, हमारा एकात्मक की ओर झुका है, केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 5, सरकार का संसदीय रूप। यानी कि भारतीय संविधान हमारे देश में संसदीय सरकार, संसदीय व्यवस्था जो हमारे देश में है वो हमको कहाँ से मिली है, हमारे संविधान के माध्यम से मिली है। और इस संसदीय सरकार का किस तरीके का रूप होता है, इसमें क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, इसको भी हम आगे डिटेल वाले में समझेंगे। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर हम भारत की न्यायपालिका की बात करें तो जो भारत की जो न्यायपालिका है, जिसको हम जुडिशरी सिस्टम कहते हैं, सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें हम कहते हैं सरकार के महत्वपूर्ण अंग में एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका, एक होती है न्यायपालिका, जिसको हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी कहते हैं। तो जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में जो न्याय व्यवस्था दी गई है, संविधान के माध्यम से जो भारत के लोगों के लिए जो न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, ये जो न्यायपालिका है, ये जो न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, ये एकीकृत है। एकीकृत कहने का मतलब जो सर्वोच्च और शीर्ष न्यायालय है, जिसको हम अंतिम न्यायालय, एपेक्स कोर्ट जिसको हम कहते हैं, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट देश में एक ही है, चाहे वो हम कहें पूरे भारत का, या फिर जो लोग ऐसे लोग जो हाईकोर्ट के फैसलों से संतुष्ट नहीं होते तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी अपील दे सकते हैं। तो ये जो अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो अंतिम होगा, उसके बाद कोई भी व्यक्ति कहीं भी न्याय के लिए नहीं जा सकता। तो ऐसे में जो व्यवस्था है वो कैसी है, एकीकृत है। यानी कि देश का पूरा एक जो अंतिम न्यायालय, एपेक्स कोर्ट, शीर्ष कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। और वो स्वतंत्र न्यायपालिका कहने का मतलब है कि कई सारी चीजों में न्यायपालिका स्वतंत्र होके कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों का अध्ययन कर सकती है, और अगर उन्हें कुछ संविधान से इतर लगे तो वो ऐसे कानूनों को शून्य भी घोषित कर सकती है। इसलिए न्यायपालिका कैसी है, हमारी
स्वतंत्र रूप से हम देखने के लिए मिलती है। अगर 7 नंबर स्टेटमेंट की बात करें तो हमने कहा पंथ निरपेक्ष राज्य, जिसको हम सेक्युलर स्टेट भी कहते हैं। और ये पंथ निरपेक्षता की अगर हम बात करें, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म की जब भी हम बात करें, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द आया है पंथ निरपेक्ष, जहां पर हम बात करते हैं हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, जहां पर हम भारत की प्रकृति को डिफाइन करते हैं कि भारत कैसा होगा, तो वहां पर एक शब्द है कि भारत पंथ निरपेक्ष होगा। तो पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब है कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में, पूरे विश्व में भारत की जो पहचान है वो भारत की संस्कृति को लेकर है। हम ये कहते हैं कि हम 5-5 किलोमीटर के दायरे में हमारी संस्कृति बदल जाती है, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, सब कुछ बदल जाता है। तो जब हम इस संस्कृति की बात करते, इन विविधताओं की बात करते, तो हम कहते हैं कि भले ही देश के अंदर कितने ही प्रकार की विविधताएं हो, भले ही देश के अंदर कितने ही प्रकार की संस्कृति हो, भले ही देश के अंदर कितने ही प्रकार के धर्म हो, नागरिक भले ही कितने ही प्रकार के धर्मों का अनुपालन करें, लेकिन जो हमारे देश की जो सरकारें होंगी ये किसी एक विशेष धर्म की ओर झुकी नहीं होंगी, क्योंकि हमारा देश कैसा होगा, क्योंकि हमारा देश पंथ निरपेक्ष होगा। हमारे देश की जो सरकारें होंगी उनका किसी एक विशेष धर्म की ओर झुकाव नहीं होगा। ये कहता है क्या, पंथ निरपेक्ष होना। एकल नागरिकता की अगर हम बात करें, जिसको हम सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं, तो ये जो एकल नागरिकता है, भारत के लोगों की जो नागरिकता होती है वो एकल होती है। और इसकी इसमें मतलब कौन कौन सी चीजें हमें समझनी होगी, ये आगे हम टॉपिक में समझेंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि भारत के लोगों को मतदान देने का अधिकार जो दिया गया है वो पहले 21 वर्ष था, लेकिन 18 वर्ष कर दिया गया। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र कहने का मतलब जनता का शासन, ऐसा शासन जिसकी सर्वोच्च सत्ता पर जो व्यक्ति बैठता है वो किसकी पसंद, किसकी उससे बैठता है, वो जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है। यानी कि बहुमत जिस भी दल को प्राप्त होगा उस दल का नेता उस बहुमत दल अपने जिस भी सांसद को भेजना चाहे वही क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो ऐसे में जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी कि लोकतंत्र में जो जनता को सरकारें चुनने का जो अधिकार है वो किस पर डिपेंड करता है हमारा, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर डिपेंड करता है। तो अभी हम इसको भी आगे समझेंगे। त्रिस्तरीय सरकारें, यानी कि भारत में केंद्र है, एक शक्तिशाली केंद्र, केंद्र के साथ राज्य है, और राज्यों के अंदर स्थानीय स्तर पर सरकारें हैं, यानी कि जिनको हम कहते हैं पंचायतें। यानी यहाँ हम विकेंद्रीकरण को समझेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन को समझेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है और किस तरीके से तीनों तरीके की सरकारें अस्तित्व में आई। जैसे केंद्र तो हमें पता ही है, राज्य हमें पता ही है, त्रिस्तरीय में स्थानीय स्वशासन जब अस्तित्व में आया तो उसके लिए क्या क्या चीजें हुई, जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्थानीय स्तर की सरकारें कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, और विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कुछ हमारी एक और है संविधान की सर्वोच्चता, एक और हमारा यहाँ पर पॉइंट है, और इसको हम कहते हैं कि संविधान ही हमारा सर्वोच्च है। ये भी हमारा संविधान का फीचर है, यानी कि भारत में जो भी शासन व्यवस्था होगी, जो भी चीजें होंगी, वो केवल और केवल किसके तहत होंगी, संविधान के तहत होंगी। तो ये कुछ 11 हमारे संविधान की विशेषताएं। अगर हम इसको समझें तो हमें फर्स्ट राउंड का अगर क्वेश्चन हो सकता है, तो मैंने जैसे पहले ही अभी आपको डिस्कस किया कि पहला प्रश्न कुछ इस तरीके से बन सकता है कि 4 या 5 आपको स्टेटमेंट दे दिए जाए और वहां आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी संविधान की विशेषताएं हैं। या प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन संविधान की विशेषताएं नहीं है। तो ये 11 विशेषताएं तो हमें याद होनी ही चाहिए। साथ ही साथ इन विशेषताओं की जो डिटेलिंग है वहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो हम एक एक करके उन डिटेलिंग्स को समझते हैं अब। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, जिसमें हमने कहा भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित एवं विस्तृत संविधान है, तो कैसे हमें पता चलता है कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो यहाँ हम समझते हैं, जब हम संविधान की बात करते हैं तो जो हमारा संविधान है ये 4 चीजों से मिलकर बनता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करें तो अगर प्रश्न पूछे कि संविधान किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो संविधान, अच्छा मैं पहले इसी को ही
समझाती हूँ आपको। संविधान 4 चीजों से मिलकर बना है। संविधान में एक संविधान की प्रस्तावना होती है, संविधान का एक हिस्सा संविधान की अनुसूची होती है, संविधान का तीसरा हिस्सा संविधान के भाग हैं और संविधान का चौथा हिस्सा संविधान के अनुच्छेद हैं। तो ये हमारे कुछ 4 चीजें हैं जिसको हम कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रियम्बल कहा जाता है, इसको प्रियम्बल कहा जाता है, उद्देशिका भी कहा जाता है, प्रस्तावना भी कहा जाता है, आलेखन भी कहा जाता है। अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसको शेड्यूल कहा जाता है और भाग की अगर हम बात करें तो इसको पार्ट्स कहा जाता है और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो इसको आर्टिकल कहा जाता है। जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो यानी कि संविधान एक पुस्तक है और प्रस्तावना उस पुस्तक का पूरा सार है। अगर हमें अपने संविधान को सार रूप में जानना है तो क्योंकि हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो सार रूप में जानने के लिए अगर कोई व्यक्ति प्रस्तावना को पढ़ता है, प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों को समझता है, तो वो संविधान की अधिकांश चीजों को आत्मसात कर सकता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्पण है। सार रूप में इसमें सारी बातें कह दी गई है। तो जनरल इंट्रोडक्शन का जो पेज है इस किताब में उसको हम प्रस्तावना कहते हैं। अनुसूची की अगर हम बात करें तो जैसे किसी किताब का इंडेक्स होता है, वैसे अगर हम संविधान के इंडेक्स की बात करें तो संविधान के इंडेक्स को अनुसूची कह दिया जाता है, जिसको शेड्यूल कहते हैं इंग्लिश में। अब जो हमारी किताब होती है, जैसे उसमें एक पहला पन्ना इंट्रोडक्शन का हो गया जिसको हमने प्रस्तावना कहा, दूसरा पन्ना अनुसूची हो गया जिसको हमने इंडेक्स कह दिया लेमैन की लैंग्वेज में, तीसरा हमारा भाग हो गया जिसको हमने चैप्टर कहा। जैसे हर किताब में चैप्टर होता है, तो ऐसे ही संविधान के जो चैप्टर स्टार्ट होते हैं उसको हम भाग कहते हैं। और अनुच्छेद की बात करें तो जो कंटेंट हमारे चैप्टर के अंदर, लेसन के अंदर इंक्लूड होता है, वही हमारा क्या होता है, वो हमारा संविधान जैसी किताब में क्या कहलाता है, आर्टिकल कहलाता है। जैसे अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 5 के अनुसार भारतीय संविधान की नागरिकता की व्याख्याएं दी गई है, या फिर हम बात करें आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा। इस तरीके से जो चीजें आर्टिकल के माध्यम से दी गई है वो हमारे क्या है, संविधान जैसी किताब का कंटेंट है। तो ये 4 चीजों से मिलकर बना है संविधान। अब यहाँ पर कैसे ये लिखित और कैसे विस्तृत है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का एक वो स्ट्रक्चर है जो मूल संविधान है, जिसको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा मूल संविधान। और अगर हम दूसरे की बात करें तो वर्तमान संविधान, अभी आज का संविधान। तो प्रश्न 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने भाग, कितने अनुसूची, कितने अनुच्छेद, और वर्तमान संविधान में कितने भाग, कितने अनुसूची, कितने अनुच्छेद, तो ऐसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ऐसा संविधान, मूल संविधान जो हमारे संविधान निर्मात्रियों ने उस समय पर लिखा था, क्योंकि अब तो कई बार बदलाव किए गए हैं, संशोधन किए जा सकते हैं। तो आज संविधान की स्थिति उस संविधान से, उसमें बहुत क्या हो चुके हैं, बदलाव हो चुके हैं। तो लिखित और विस्तृत कैसे है, जैसे हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो हमारी अनुसूची, भाग, अनुच्छेद की जब हम बात करते हैं तो यहां पर जो हमारी अनुसूची की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 8, भाग की संख्या जो हो जाती है वो हो जाती है 22, और अनुच्छेद की जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 395। तो पहला प्रश्न तो यही बन सकता है, भारतीय संविधान में मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूची और कितने भाग थे। तो 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे। अगर यही बात अगर हम वर्तमान के संविधान में करें और वर्तमान के संविधान में हम देखें कि कितने भाग, कितनी अनुसूची और कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुसूची
भाग और अनुच्छेद। तो ये अनुसूची की संख्या यहाँ पर हो जाती है हमारी कितनी, ये जो 8 अनुसूची थी वर्तमान संविधान में 12 हो चुकी हैं। ये जो भाग 22 थे ये 25 हो चुके हैं, सब पार्ट्स के रूप में जुड़े हैं। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद की संख्या 495 प्लस हो गई है। तो ये इस तरीके से हमारा संविधान इसलिए इतना विस्तृत है क्योंकि अनुसूचियां 12 हैं, भाग हमारे 25 हैं, 495 से ज्यादा अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा स्टेटमेंट भी आ सकता है और इसको समझते हुए ऐसे भी आ सकता है कि कितने भाग कितनी अनुसूची मूल संविधान में थी और वर्तमान संविधान में थी, या हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो ये कुछ हमारा पहला स्टेटमेंट इस तरीके से समझना होगा। अगली स्लाइड की ओर मूव करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करते हैं जो कहता है कि विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान, यानी कि ऐसा संविधान जिसको हमने जिसके जो सोर्सेज हैं वो कई देशों से लिए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा सोर्स जहां से हमने भारतीय संविधान में अधिकांश चीजों को लिया है वो है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। और अगर हम इसके अलावा बात करें तो कई अन्य देशों से भी हमने इंपॉर्टेंट चीजों को ग्रहण किया है। तो प्रश्न जो बनता है वो इस तरीके से बन सकता है, जैसे ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया, कनाडा से क्या लिया, राष्ट्रपति की शक्तियां कहाँ से ली, आपातकालीन शक्तियां कहाँ से ली, या हम कहें नीति के निर्देशक तत्व कहाँ से लिए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए। तो कुछ इस तरीके से ये जो यहाँ पर लगाया गया है संविधान के स्रोत एक नजर में, हो सकता है कि आपको बहुत साफ ये नहीं दिख रहे हो क्योंकि इसमें इसका साइज छोटा किया गया है, इसको रिसाइज किया गया है। तो थोड़ा यहाँ पर आपको ये क्लियरिटी उतनी नहीं दिख रही होगी, जो कि हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में अलग से भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आप अभी जितना आपको दिख रहा है या आप मेरी बातों को सुनते हुए समझते हुए चलिएगा। बाकी हम ये जो संविधान के स्रोत है एक नजर में जो ये अलग से है इसको हम अलग से भी आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो भारत में जो संसदीय शासन है, संसदीय शासन जिसमें हमारी संसद कहने का मतलब है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है। जो संसद जिसको हम कहते हैं कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था, भारत में जो कानून बनाया जाता है केंद्र स्तर पर वो संसद के द्वारा, और राज्यों में जो कानून बनाया जाता है वो विधायिका के द्वारा, यानी कि राज्य विधान सभा विधान परिषद के द्वारा। तो ऐसे में जो हमारी संसदीय शासन व्यवस्था है ये हमने ब्रिटेन से ली है। इसके अलावा एकल नागरिकता, जब हम एकल नागरिकता की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बताते हुए चल लेती हूँ। विधि का शासन यानी कि का शासन, विधि द्वारा जो शासन स्थापित किया गया है उस तरीके से शासन। एकल नागरिकता की जब हम बात करते हैं तो एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप कहने का अर्थ है कि जैसे भारत में एकल नागरिकता है, हम पूरे देश की नागरिकता लेते हैं। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी कि अमेरिका में राज्य की भी नागरिकता है और देश की भी नागरिकता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो जैसे हम उत्तराखंड से हैं तो हम उत्तराखंड की नागरिकता को अलग से और भारत की नागरिकता को अलग से नहीं लेते हैं, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है बल्कि एकल नागरिकता का प्रावधान है जो हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है, जहां पूरे देश की नागरिकता होती है। तो सिंगल सिटीजनशिप इसको कहा जाता है। तो ब्रिटेन का संविधान से ली गई है एकल नागरिकता, इंपॉर्टेंट है। द्विसदन, संसद के द्विसदन ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे संसद में द्विसदन कहने का मतलब है एक अपर हाउस जिसको हमने राज्यसभा कहा, एक लोअर हाउस जिसको हमने लोकसभा कहा, यानी कि दो सदन, एक केंद्र में एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक इसी प्रकार से राज्य में एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो ये द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। तो एकल नागरिकता, संसदीय शासन, द्विसदन ये ब्रिटेन से है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, इंपॉर्टेंटली जो पूछा जाता है मूल अधिकार, कि मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं। तो ये जो मूल अधिकार है ये मूल अधिकार हमने लिए हैं कहां से, ये हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मूल अधिकार। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी हमने अमेरिका से लिए। न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनराविलोकन के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो ऐसा सिद्धांत जहां पर हम जुडिशियल रिव्यू करते हैं, यानी कि न्यायालय के द्वारा अगर कोई निर्णय दिया गया हो और उस निर्णय में कोई सुधार हो सकता हो, यानी कि ऐसे कुछ साक्ष्य हो जो उस निर्णय को गलत साबित करते हो, तो न्यायालय ऐसे निर्णय का पुनराविलोकन करके उसे दोबारा से
अवलोकित करके, उसका रिव्यू करके ऐसे निर्णय को बदल भी सकता है। इस शक्ति को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश से ली गई है, तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीजों को मैंने अंडरलाइन कर दिया, इस पर फोकस करेंगे। आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश से ली गई है, तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी आयरलैंड से ली गई है, और राज्यसभा के लिए जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। जब हम नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं, तो ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार वंचित वर्गों के कल्याण के लिए योजना बनाती है। तो जो भी पॉलिसीज हमारी सरकार के द्वारा बनाई जाती है, वो पॉलिसी किसके माध्यम से बनाई जाती है? नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। बाकी तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आपको पता ही है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, यह आयरलैंड से। और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से जो राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, ये भी प्रावधान आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। कनाडा के संविधान से की अगर हम बात करें, तो एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, वही केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, केंद्र का अधिक मजबूत होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियां कहने का मतलब है रेसिडुअल पावर, और इस रेसिडुअल पावर को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी हमारी विषय हैं, जो केंद्र सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। जो बची हुई हमारी चीजें होंगी, उसी को ही अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, यानी कि राज्य में जो राज्यपाल होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये भी हमने कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, यानी कि समवर्ती सूची, अगर हम पहले समवर्ती सूची को समझें, तो समवर्ती सूची कहने का मतलब है ऐसे विषय जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जैसे शिक्षा जो हमारा विषय है, वो समवर्ती सूची का विषय है। इसमें केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसपे केवल केंद्र कानून बनाता है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर केवल राज्य कानून बनाता है। जैसे भूमि ऐसा विषय है जिस पर केवल और केवल राज्य कानून बनाता है। अगर हम वही बात करें बिजली की, या हम बात करें इसके अलावा हम बात करें दूरसंचार की, तो ये केंद्र सूची के विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। लेकिन ऐसे विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, उसको समवर्ती सूची कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहने का मतलब है ज्वाइंट सिटिंग। जब भी सामान्य विधेयक से पारित होने वाले कोई बिल पर चर्चा होती है, और ऐसे में एक सदन से विधेयक पारित हो रहा है, एक सदन से नहीं हो रहा है, तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हमने किस देश से ग्रहण करी है? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण करी। ऐसा प्रावधान ऑस्ट्रेलिया में भी है, और अब हमारे ऑस्ट्रेलिया से हमने भारत में भी लिया है। जर्मनी के संविधान की बात करें, तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन। तो आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के टाइम पर हमारे कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, जबकि सामान्य परिस्थितियों में उनका स्थगन नहीं हो सकता, उनको छीना नहीं जा सकता, क्योंकि वो क्या है? वो गारंटी से दिए जाते हैं। और अगर छीने जाने पर, कम किए जाने पर, अगर छीने जाए, कम किए जाए, तो इसके लिए व्यक्ति, नागरिक कहा जा सकता है? कोर्ट की शरण ले सकता है। तो जो आपातकाल के समय हमारे कुछ मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, ये शक्ति जो हमने ली है, वो कहां से ली है? जर्मनी से ली है। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य लिए हैं, और प्रस्तावना में न्याय शब्द जो आया है, वो रूस से आया है। केवल न्याय शब्द अगर आप पढ़ेंगे तो ये भी इतना भी मोर देन इनफ है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक, और प्रस्तावना में समता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस के संविधान से। संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जो होता है, वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहने का मतलब है कि जो भी प्रक्रिया भारत में, जो भी विधि स्थापित होगी, वो किसके द्वारा होगी? संसद के द्वारा होगी। और विधि
से इतर हमारे भारत में कुछ भी व्यवस्थाएं लागू नहीं की जाएंगी। कानून जो भी लागू होगा वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, संसद के माध्यम से। तो संसद जो भी कानून बनाएगी या राज्य की सरकारें जो भी कानून बनाएगी। तो इस तरीके से कुछ हमारी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। यहाँ आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको इसको लर्न करना है कि कौन से देश से क्या लिया गया है, प्रश्न पूछा जा सकता है। जिसमें मैंने अंडरलाइन कर रखी है उसको आप इंपॉर्टेंटली देख लीजिएगा। जैसे मूल कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, संविधान संशोधन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, समवर्ती सूची है, इस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन है। तो ये आपको इनके देश देख लेने, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम नम्यता और अनम्यता का समन्वय की बात करें तो ये हमने आगे भी इसको समझा था। ये हम कहते हैं कि ये ना तो लचीला है ना ही कठोर है, और हमने इसका अर्थ समझा था। इसका अर्थ यहाँ पर संविधान संशोधन से है। तो हमारे अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन है। इससे पहले की स्लाइड में भी हमने देखा कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये हमने कहाँ से ली है, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण करी है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अभी हमने आगे देखा तो ये जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये कहीं कहीं पर कठोर है और कहीं कहीं पर लचीली है। जैसे अगर हम सामान्य बहुमत की बात करें तो सामान्य बहुमत कैसे पारित होता है? सामान्य बहुमत के लिए हमें एक कोरम चाहिए होता है। कोरम कहने का मतलब है, जैसे लोकसभा को अगर हम एज्यूम कर ले तो जैसे लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी, लोकसभा के कुल सदस्य 545 और कोरम के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। तो 545 का 1/10 जब हम निकालते हैं तो ये आता है 54.5, और अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दे तो ये आ जाता है 55। तो यानी कि लोकसभा में सामान्य बहुमत या लोकसभा या राज्यसभा या कहीं पर भी जैसे जिसकी संख्या जितनी होगी उसका 1/10 निकाल लेंगे। हमने यहाँ लोकसभा को समझा, ऐसे अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो 245 का 1/10 वहां का कोरम हो जाएगा। ऐसी उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो 70 का 1/10 क्या हो जाएगा, उत्तराखंड की विधानसभा का कोरम हो जाएगा। तो ऐसे में जब भी कोरम के लिए प्रश्न आए कि कोरम किसे कहते हैं, तो कोरम किसी सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। तो 55 लोग होने चाहिए प्रेजेंट। पहली शर्त यही है, साधारण बहुमत से किसी विधेयक को पारित करना हो तो 55 लोग प्रेजेंट होने चाहिए 545 में से। और इन 55 का आधे से एक ज्यादा अगर पक्ष में मतदान हो जाता है तो हमारा सामान्य बहुमत से बहुमत पारित हो जाता है। तो यानी कि आधे से एक ज्यादा का फॉर्मूला लगता है यहाँ, आधे से एक ज्यादा, यानी कि 55/2 धन 1। ठीक है, जितना भी आएगा उतने सांसद पक्ष में अगर मतदान कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। यहाँ हम बार बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं लोकसभा का। यही कंडीशन राज्यसभा में होगी तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या आएगी वहां पर, जहां और राज्यों की विधानसभा की बात करेंगे तो राज्यों की विधानसभा के जिस राज्य की आप बात करेंगे तो उस राज्य की कुल विधानसभा सदस्य की संख्या देख ली जाएगी। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये वाला बहुमत जो है हमारा सामान्य बहुमत, ये दिखाता है कि संविधान इतना ज्यादा कठोर भी नहीं है, सामान्य भी है, क्योंकि कुछ ऐसे विषय हैं जो हमारे सामान्य रूप से इजीली हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जब हम विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे संविधान ये दिखाता है कि हमारे संविधान कठोर भी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए भारत में कोई बहुत अधिक बहुमत लेकर सरकार बना दे तो ऐसे में नंबर ऑफ जो एमपीज होंगे वो उसी दल के होंगे। तो ऐसे में कोई भी जो दल है वो अपने आप को कोई भी कानून बनाने से अगर ना रोकना चाहे, क्योंकि इतने सारे सांसद हैं और सांसद जब होंगे तो ऐसे में क्या हो सकता है कि कोई भी कानून भारत में बनाया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए विशेष बहुमत को थोड़ा कठिन कर दिया। जैसे पहले तो विशेष बहुमत के लिए कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक, यानी कि जैसे 545 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सपोज हम लोकसभा की ही बात करें तो लोकसभा में 545 का आधे से अधिक, 545 का आधे से अधिक जितना भी आएगा ये उससे अधिक हमारे क्या होने चाहिए, सदन में होने चाहिए। और फिर उसका भी ये जो आया हमारा, ये आएगा आपका
272.5 और इसको हम मान लेते हैं 273 मान सकते हैं, यानी कि 273 लोग पहले प्रेजेंट होने चाहिए और फिर 273 का 2/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए। 273, ये जो 273 है वो मतदान करने वालों का 2/3, इसको कैलकुलेट करके जितना भी आएगा उतने लोग अगर पक्ष में मतदान करेंगे तो विशेष बहुमत से हमारा विधेयक पारित हो जाएगा। ऐसे ही ये जो विशेष बहुमत राज्यों के अनुसमर्थन के साथ है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस इसमें क्या हो जाता है, इसमें भी पहले सदन की सदस्य संख्या आधे से अधिक उपस्थित होनी चाहिए और फिर उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 पक्ष में मतदान होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज जुड़ गई है, इसमें जुड़ा है क्या, राज्यों के अनुमोदन से। तो यानी कि इसमें संसद में तो पारित किया ही जाता है, साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी लिया जाता है कि क्या वो इस विधेयक से सहमत है। अगर आधे से अधिक राज्य इस ऐसे विधेयक पर सहमति दे देते हैं और संसद से भी ये पारित हो जाता है विशेष बहुमत के प्रारूप से, तो हमारा ये वाला जो बहुमत है इसको भी पारित मान लिया जाता है। तो ये जो ये यहाँ पर इतना समझाने की जो कोशिश है वो केवल ये बताने के लिए कि जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कठोर भी है और वो हमारी सरल भी है। तो संविधान नम्यता अनम्यता का समन्वय है, इसको समझना होगा। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का वर्णन है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत तथा आधे से ज्यादा राज्यों के अनुसमर्थन के साथ। कोरम की जब भी बात करें, अगर कोरम के बारे में पूछा जाए कि कोरम क्या, तो कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ संविधान संशोधन से संबंधित कुछ बातें हैं। जैसे संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन में क्या संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो नहीं है। ऐसे विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग पारित होने चाहिए। जब भी कुछ संशोधन किया जाए, संशोधन कहने का मतलब या तो संविधान में कुछ चीजें जोड़ी जाए या संविधान से हम कुछ चीजें हटा रहे हैं, तो ऐसे में संविधान संशोधन कहा जाता है। तो संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, दोनों सदनों से अलग अलग विधेयक को पारित होना जरूरी है। संशोधन प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, लोकसभा से भी हो सकती है, राज्यसभा से भी हो सकती है। राष्ट्रपति संशोधन विधेयक की अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान संशोधन के लिए पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन की जब हम बात करते हैं तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। आपातकाल से संबंधित जो हमारी यहाँ पर आपातकाल से संबंधित नहीं आएगा हमारा, क्योंकि ये हमारा संविधान संशोधन नहीं है, तो ये हटेगा। तिहत्तरवां और 74वां संविधान संशोधन की अब हम बात करें तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हमारा पंचायती स्थानीय स्वशासन को लेकर है, 1992 में हुआ था। तो पंचायतों से संबंधित जो हमारा संविधान संशोधन है वो 73-74 है। इसके अलावा 101 से लेकर अब तक का के 105 जो संविधान संशोधन है वो पूछ लिए जाते हैं करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे 101वां संविधान संशोधन से हमने जीएसटी को अपने संविधान में ऐड किया था। 102वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 103वें संविधान संशोधन से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% आरक्षण की बात कही है। 104वें संविधान संशोधन से केंद्र और राज्य स्तर पर आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। 105वें संविधान संशोधन से ओबीसी सूची बनाने का जो अधिकार है वो राज्यों के पास ही रहेगा, ऐसा कहा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये हमारे स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ जाते हैं। एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो मैंने आपसे कहा कि हमारा संविधान, हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है, लेकिन हमारा राज्यों के संघ होने के साथ साथ हमारा केंद्र क्या है, अधिक शक्तिशाली है। जैसे संघ के लक्षण पूछ सकता है कि किन किन बातों से ये ऐसा लगता है कि भारत में संघ है, भारत राज्यों का संघ है। तो जैसे
अनुसूची 7 शक्तियों का विभाजन, केंद्र के पास अपनी शक्तियां हैं, राज्य के पास अपनी शक्तियां हैं। केंद्र केंद्र सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, राज्य राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची के तहत दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो अनुसूची 7 शक्तियों का विभाजन संघ का लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका संघ का लक्षण है। एक लिखित संविधान पूरे देश के लिए, राज्यों का अलग अलग संविधान नहीं है यहाँ पर। अगर हम 2019 से पहले की बात करें और जम्मू कश्मीर को छोड़ दें, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो ऐसे में अब पूरे देश का क्या है, एक संविधान है। तो पूरे देश का एक लिखित संविधान संघ का लक्षण है। ऐसे ही अगर हम एकात्मक की ओर झुकाव की बात करें तो शक्तिशाली केंद्र, भारत की पूरी एकल नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको, संसद को। तो क्या दिखाता है, केंद्र अधिक मजबूत है। एकीकृत न्यायपालिका, राज्यों की अपनी न्यायपालिका होने के बाद भी अंतिम न्यायालय, अगर कोई व्यक्ति अपील करना चाहे तो अंतिम न्यायालय देश का है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो एकात्मक की ओर झुकाव दिखाता है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि जो राज्यों में जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये दिखाता है कि केंद्र अधिक मजबूत है, केंद्र संविधान का एकात्मक झुकाव है। अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज की जब हम बात करते हैं और ऑल इंडिया सर्विसेज में सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंक की बात करते हैं, जिसको हम IAS कहते हैं, तो ये हमारे राज्यों में भी होते हैं। इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा ली गई परीक्षा, यानी कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग से ली गई परीक्षा में जो परीक्षार्थी पास होते हैं उनको ये सर्विसेज दी जाती हैं। और ये भी इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी किसके द्वारा, यूपीएससी के द्वारा, जो केंद्र की एक संस्था है। आपातकालीन प्रावधान, भारत में आपातकाल लगाने का जो प्रावधान है वो उसकी शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। तो ये सभी बातें हमारा ये दिखाती है कि संविधान हमारा एकात्मक की ओर झुकाव है। यहां से जो प्रश्न पूछे जाएगा वो स्टेटमेंट के फॉर्म में ही पूछा जाएगा, लेकिन कंसेप्चुअली आप इन सब बातों को समझें, इतना आपको लर्न करने की, रटने की जरूरत ना पड़े। आप इस तरीके से समझ जाएं कि जिससे आप 4 स्टेटमेंट को पढ़ें तो 4 स्टेटमेंट को समझ पाएं, उनको एलिमिनेट कर पाएं, राइट आंसर तक पहुंच पाएं। तो इसलिए इतना कंसेप्चुअल लेवल पर आपको बताया जा रहा है, यही समझते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप कहने का मतलब है कि संसद जैसी व्यवस्था जहां होती है, तो जो संसद है हमारी, ये संसद, कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है सिंपल कि संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो संसद में हमारे लोकसभा होती है, संसद हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा से मिलकर बनती है, और संसद हमारी राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को हम संसद कहते हैं, यानी कि संसद के 3 अभिन्न अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तो ये तीनों से मिलकर संसद बनती है। और इस संघीय व्यवस्था, इस संसदीय व्यवस्था के 2 तरीके के प्रमुख होते हैं। अगर हम वास्तविक प्रमुख की बात करें तो ये होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर, और अगर हम नाम मात्र के प्रमुख की बात करें तो ये होता है हमारे प्रेसिडेंट। तो ये जो संसदीय व्यवस्था है ये हमने ब्रिटेन से ग्रहण करी है, और इस संसदीय व्यवस्था के तहत भारत में शासन का जो रूप है वो यही है, संसद। और संसद कहने का मतलब है, जैसे हमने कहा, संसद 3 चीजों से बनी है। संसद एक ऐसी संस्था है जो भारत के नागरिकों के लिए कानून का निर्माण करती है। तो ये हमारी क्या है, संसदीय व्यवस्था सरकार का एक रूप है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो एकीकृत, हमने कहा कि एक जो अंतिम न्यायालय है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, और स्वतंत्र न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका की कामों की जांच कर सकती है। यहाँ से जो 2 प्रश्न, ये तो हमने वैसे बात करी इस स्टेटमेंट को समझते हुए, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो जब भी भारतीय संविधान का संरक्षक पूछा जाए, गार्जियन पूछा जाए, कस्टोडियन पूछा जाए, तो वो हमारा क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ऐसे ही अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को एक और अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिले हैं, उनको भी उनकी रक्षा करने की भी गारंटी लेता है। तो अगर प्रश्न पूछे नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक कौन है, गार्जियन कौन है, अगर संविधान में लिखी गई बातें अगर नागरिकों को नहीं प्रदान की जाती है, कोई ऐसी सरकार आ जाए, कोई तानाशाह सरकार आ जाए, तब नागरिकों की हितों की रक्षा कौन करेगा,
तो संविधान का संरक्षक बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट को। ऐसे कोई भी कानून जो भारत के नागरिकों की हितों की रक्षा ना करे, सर्वोच्च न्यायालय को पूरा अधिकार है कि ऐसे कानूनों को वो शून्य घोषित कर दे। तो ये हमारा लोकतंत्र को बचाता भी है एक तरीके से देखा जाए। पंथ निरपेक्ष राज्य को हमने समझ लिया कि सरकारों का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सरकारें किसी धर्म, विशेष धर्म के प्रति झुकाव नहीं रखेंगी। और पंथ निरपेक्ष शब्द से संबंधित जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये कि पंथ निरपेक्ष शब्द हमारे संविधान में कब जोड़ा गया, कहां पर जोड़ा गया। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जो आता है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में आता है और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अगर हम एकल नागरिकता की बात करें तो ये भी हम समझ चुके हैं कि भारत की एकल नागरिकता है जो हमने ब्रिटेन से ग्रहण करी है। भारत के लोग राज्यों की और देश की अलग अलग नागरिकता नहीं लेते बल्कि एक नागरिकता लेते हैं देश की। तो हमारे भारत की एकल नागरिकता है जो संविधान की एक खास विशेषता है। वयस्क मताधिकार, यानी कि यहाँ से जो प्रश्न पूछा सार्वभौमिक यूनिवर्सल वयस्क मताधिकार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है कि 18 वर्ष की आयु कब की गई। तो 1988 ध्यान रखिएगा, 1988 में 61वें संविधान संशोधन किया गया। 1988 में 61वां संविधान संशोधन किया गया जिसके माध्यम से मत देने की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जो यहाँ 1989 आया है ये है कि ये संविधान संशोधन 1989 में लागू हुआ था। त्रिस्तरीय सरकारें, यानी कि त्रिस्तरीय सरकारें कहने का मतलब है केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकार। यानी स्थानीय स्तर की अगर हम बात करते हैं तो पंचायतों की बात करते हैं। और पंचायतें कहने का ही मतलब है कि जब कोई व्यक्ति सरकार तक अपनी पहुंच ना बना पाए, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक अपनी पहुंच ना बना पाए, तो सरकार खुद उस तक अपनी पहुंच बना ले, यानी कि उसके स्थान पर उसको क्या मिल जाए, शासन व्यवस्था मिल जाए। उसकी जो असुविधाएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए वहां सरकार का कोई प्रतिनिधि उपलब्ध रहे, इसको लेकर पंचायत जैसी व्यवस्था को लागू किया गया। तो यानी जब हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो विकेंद्रीकरण कहने का मतलब है पहले क्या था कि किसी व्यक्ति को जरूरत है तो वो केंद्र की ओर आता था, लेकिन अब जब पंचायत व्यवस्था को लागू किया गया तो सरकारें खुद कहाँ जा रही हैं, जनता के पास जा रही है। तो ये सरकार जब जनता तक अपनी पहुंच बनाती है तो इसी को ही विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो अगर प्रश्न पूछे कि भारत में विकेंद्रीकरण कहाँ दिखता है, या फिर हम कहें कि तृतीय स्तर की, तृतीय तल की सरकार कौन सी है, तो भारत में विकेंद्रीकरण का उदाहरण, तृतीय तल की सरकार का उदाहरण हमारा क्या है, स्थानीय स्वशासन है, जिसको हम पंचायत भी कहते हैं। तो ये पंचायतों की व्यवस्था इसीलिए ही कराई गई ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाए, चाहे वो ग्राम पंचायत के माध्यम से हो, ग्राम प्रधान के माध्यम से हो, या फिर हम नगरों की बात करें तो नगर पालिका, नगर निगम, इनके माध्यम से हो, ये जो होती है हमारी नगर पंचायत है उनके माध्यम से हो। संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान ही हमारा सर्वोच्च है। आधारभूत ढांचे के विरुद्ध किसी भी कानून को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है, यानी कि संविधान सबसे बड़ा है। अगर संविधान के से हटकर, यानी कि संविधान में जो नागरिकों के हितों के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है, अगर उस बेसिक स्ट्रक्चर से हटकर कुछ बातें होंगी, जैसे कोई ऐसी सरकारें आ जाए जो तानाशाह की तरह बिहेव करने लग जाए, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसे में न्यायपालिका संविधान में लिखी हुई बातें नागरिकों को प्रदान कराने, नागरिकों को पहुंचाने का काम करेगी। और ऐसे में ऐसे सभी कानून, किसी सरकार ने कोई ऐसे कानून बनाए, सपोज कोई बहुमत दल की सरकार आ गई और उसने इस तरीके से बदलाव कर दिए जो चेंजेस बिल्कुल क्या है, हमारे एक्सपेक्टेड नहीं है, तो ऐसे में नागरिकों का ध्यान कौन रखेगा। तो आधार ढांचे से हटकर अगर कोई भी कानून बनाया जाएगा, संविधान के आधारभूत ढांचे से हटकर, तो न्यायपालिका को पूरा अधिकार है कि ऐसे सरकारों के द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका किसी भी समय असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकती है। तो ये कुछ हमारे 11 हमारे ऐसे पॉइंट्स थे जो हमारे संविधान की विशेषताओं को डिस्क्राइब करते हैं और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही है, साथ ही साथ संविधान को लेकर जो एक समझ बन सकती है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप बहुत अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, धैर्यता से इस इन सभी चीजों को, एक एक पॉइंट्स को आत्मसात करेंगे दोबारा भी। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो आपको कराए जाएंगे, चाहे वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे
गए हो तो कुछ क्वेश्चन तो वहीं से ही कलेक्ट कर लिए जाएंगे और बाकी जिन प्रश्नों के बनने की जो संभावना होगी वो भी कराई जाएगी। तो आज की इस क्लास के लिए थैंक यू सो मच। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू।